राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यायालय की अवमानना होने पर जो सजा दी जाती है वो सजा किस प्रावधान के तहत दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है। तो इस टॉपिक पे आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय संविधान और न्यायालय की अवमानना के लिए जो अधिनियम बना हुआ है 1971 का, इन सभी विषयों पे तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगा, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ये कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अक्सर लोग केवल धारा 228 आईपीसी को जानते हैं कि न्यायालय की अवमानना के लिए सजा है, लेकिन केवल 228 को जान करके आप अवमानना के बारे में संपूर्ण जानकारी अर्जित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पे अलग से कानून बना हुआ है। आईपीसी में प्रावधान होने के साथ साथ सीआरपीसी में भी इसके बारे में प्रावधान किया गया है, और सीआरपीसी में एक धारा नहीं बल्कि 2-2, 3-3 धाराएं इस पे लिखी गई है। तो सभी पे कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी भी कराई जाती है पीसीएसजे की। आप एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं या पीसीएसजे की तैयारी करना चाहते हैं या एचजेएस की तैयारी करना चाहते हैं, या आपका कोई सगा संबंधी जानकार है तो आप उसे भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास की सुविधा उपलब्ध है। अपनी सुविधा अनुसार आप इस नंबर में संपर्क करके क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग इस पे चलते हैं। मैंने यहाँ हेडिंग दिया है न्यायालय की अवमानना के लिए तुलनात्मक दंड। तुलनात्मक क्यों लिखा हूँ? क्योंकि केवल एक प्रोविजन का मैं सहारा नहीं ले रहा हूँ, यहाँ कई सारे प्रोविजनों को एक साथ में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि न्यायालय की अवमानना में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो न्यायालय की अवमानना का मतलब है न्यायालय के आदेश को ना मानना, ये भी न्यायालय की अवमानना है। जहां मानना आपका कर्तव्य हो, जैसे कोई दस्तावेज मंगाया गया, आपको बुलवाया गया कोर्ट में, आप आए नहीं, दस्तावेज नहीं पेश किए, झूठी गवाही दे रहे हैं कोर्ट के सामने, ये भी न्यायालय की अवमानना है। न्यायालय को अपशब्द कहना, कोर्ट को अपशब्द कहना भी न्यायालय की अवमानना में आता है। तो न्यायालय की अवमानना में बहुत वाइडर, जैसे न्यायालय के आदेश के बिना कोई प्रकाशन कर देना, ठीक है, न्यायालय के आदेश के बिना वहां से कोर्ट परिसर से चले जाना, तो ये सब न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि न्यायालय की अवमानना में क्या चीजें नहीं आती, इसको वाइडर सेंस में न्यायालय के जो है न्यायिक अवमानना अधिनियम जो 1971 का वहां थोड़ा विस्तृत में बताया गया है, तो ज्यादा हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो यहाँ ज्यादा रिलेवेंट फैक्ट नहीं है। प्रश्न ये है कि न्यायालय की अवमानना हुई है तो सजा का क्या प्रावधान है। तो न्यायालय की अवमानना होने पे 4 तरह का प्रावधान किया गया, 4 तरह का। जिस न्यायालय के अवमानना हुई, जैसे मान लेते हैं ये कोई कोर्ट है, कौन सा कोर्ट है? लोअर कोर्ट है, ठीक है। यहां पे ठीक है आर्टिकल 250 एंड 136 भी लिखा जा सकता है, जिसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की गई है। 215, 136, 215 हाई कोर्ट, 136 सुप्रीम कोर्ट। तो मैं सब पे एक एक करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने एक लोअर कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोअर कोर्ट में सिविल कोर्ट भी हो सकता है, क्रिमिनल कोर्ट भी हो सकता है, रेवेन्यू कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा सीआरपीसी की धारा 195 में, जहां लिखा गया है कि लोक प्राधिकार की अवमानना करना, लोक सेवक की अवमानना करने के लिए कार्यवाही तभी की जाएगी जब वो न्यायालय खुद लिखित जो है कंप्लेंट दर्ज कराए, या जिस न्यायालय के वो अधीनस्थ है वो व्यक्ति, वो न्यायालय खुद आकर के लिखित कंप्लेंट दर्ज कराए। अर्थात जिस न्यायालय की अवमानना हुई है, चाहे वो सिविल हो, वो क्रिमिनल हो या दांडिक हो, जब वो खुद लिखित रूप में परिवाद दर्ज कराएंगे धारा 200 में,
या जिस न्यायालय के वो अधीनस्थ है वो न्यायालय कंप्लेंट दर्ज कराए उसके न दर्ज कराने पे, तभी उस पर संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रश्न ये है कि वह न्यायालय जो लिखित में परिवाद दर्ज करा है दर्ज कहाँ कराएगा? तो जहां पे न्यायालय की अवमानना हुई है वो क्षेत्र जिस दांडिक न्यायालय की अधिकारता में आता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जिस कोर्ट के अधिकारता में आता है उस कोर्ट में लिखित परिवाद जब दर्ज कराया जाएगा तभी उस पर संज्ञान लेगा वो न्यायालय, अन्यथा संज्ञान नहीं लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस न्यायालय की अवमानना हुई है वो खुद लिखित कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, और जब लिखित कंप्लेंट दर्ज कराएगा तो उस केस में कंप्लेनेंट हो जाएगा, यानी एक पार्टी हो जाएगी। तो जज साहब जहां जज की हैसियत में है वहां एक पार्टी की हैसियत में आ जाएंगे, कंप्लेनेंट हो जाएंगे। यदि उनको थोड़े बहुत विशेषाधिकार मिलेंगे वहां पे, फिर भी पार्टी तो कहलाएंगे ही, परिवादी कहलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जज साहब को, यानी जिस मजिस्ट्रेट की अवमानना हुई है या सिविल जज की अवमानना हुई है, उनके पास विकल्प है, ठीक है, जनरल वे में, कि वो खुद परिवाद दर्ज कराए, ठीक है, एक सक्षम अधिकारता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ। दूसरी पावर उनको, अब ये कंप्लेंट कहाँ, कंप्लेंट दर्ज कराएंगे तभी इस पर कार्रवाई होगी, धारा 195 कहती है। अब कंप्लेंट कैसे दर्ज कराएंगे, ये धारा 340 अध्याय 26 सीआरपीसी की धारा कहती है कि परिवाद कैसे दर्ज कराया जाएगा। तो परिवाद दर्ज कराने की पूरी प्रोसेस धारा 340 में दिया गया है, ठीक है, ये अध्याय 26 की पहली धारा है सीआरपीसी की। इसमें जब वो परिवाद खुद दर्ज कराएंगे या उनका वरिष्ठ अधिकारी दर्ज कराएगा तब वो न्यायालय यानी सक्षम अधिकारता वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। परिवाद दर्ज अगर कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, इसके लिए किसी पार्टी ने कोई आवेदन किया है तो वो दोनों ही आधार, यानी परिवाद दर्ज कराने का, ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति ने कोर्ट को एप्लीकेशन दिया है कि साहब आपकी अवमानना हुई है, आप लिखित में इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराओ, अगर ये कोर्ट उस आवेदन को नामंजूर कर दे या परिवाद दर्ज कराए तो दोनों ही आर्डर अपील योग्य हैं। ये बात धारा 341 में लिखी हुई है। चलिए, अब फिर अगर परिवाद सक्षम मजिस्ट्रेट के यहाँ दर्ज कराया गया तो वो मजिस्ट्रेट कितनी सजा देगा? वो मजिस्ट्रेट आईपीसी की धारा 228, आईपीसी मैंने कहा लिखा, ये आईपीसी की धारा 228 के अकॉर्डिंग सजा देने की शक्ति रखता है। कितनी सजा है? 6 मास का सादा कारावास या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों, मतलब मैक्सिमम 6 महीने का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। कारावास भी सिंपल होगा। ये तो हो गया वो मजिस्ट्रेट जिसकी अवमानना हुई, चाहे सिविल हो, रेवेन्यू हो या क्रिमिनल, लिखित परिवाद अधिकारतावान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराएगा तब ये प्रक्रिया लागू होगी। तो यहाँ 228 में जाने के लिए 3 धाराओं का सहारा लेना पड़ेगा, सीआरपीसी की धारा 195, धारा 340 और आईपीसी की धारा 228। इसके अलावा अगला रेमेडी क्या है उस मजिस्ट्रेट के पास या अदर कोर्ट के पास, चाहे सिविल या रेवेन्यू की क्यों ना हो, वो खुद उसका संज्ञान लेकर के उसी दिन खुद संज्ञान लेकर के उसे सजा दे सकता है जिसने न्यायालय की अवमानना की है। कहाँ? धारा 345 सीआरपीसी में। यहां मैंने लिखा धारा 345 सीआरपीसी में खुद अपने ही मामले में जज हो सकते हैं। यद्यपि सीआरपीसी की धारा 479 में मना किया गया कि अपने मामले में कोई व्यक्ति जज नहीं हो सकता है, फिर भी क्यों मना किया गया? क्योंकि वहां पर जो नेचुरल जस्टिस का रूल है वो वायलेट हो जा रहा है। तो नेचुरल जस्टिस के रूल को वायलेट होने से बचाने के लिए यहाँ कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। प्रोविजंस ये है कि एक तो 345 में जब वो न्यायालय खुद संज्ञान लेकर के उसको दंडित करता है तो सजा कम से कम देगा। दूसरा, उसका ये आर्डर अपील योग्य होगा। तो इस 2 तरह से इसको जो है बैलेंस करने की कोशिश की गई जिससे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन ना होने पाए। तो कितनी सजा है? मात्र 200 रुपए का जुर्माना दे सकते हैं अगर कोई मजिस्ट्रेट खुद उस पे, मजिस्ट्रेट का मतलब न्यायालय से, यहाँ पे चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो या रेवेन्यू हो, खुद अगर उस मामले में संज्ञान लेके उस व्यक्ति को दंडित करता है जिसने अवमानना की है कोर्ट की, तो 200 रुपए से ज्यादा जुर्माना नहीं दे सकता। कारावास देने का प्रावधान भी नहीं है। अगर वो व्यक्ति जुर्माना देने में डिफॉल्ट होता है, अगर वो व्यक्ति जुर्माना देने में डिफॉल्ट होता है तब उसको 1 मास से अधिक अवधि के लिए सादा कारावास दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो जुर्माना देने में डिफॉल्ट होने पे 1 मास के कारावास की बात की है।
अब जरा देखिए, यहाँ पे 1 मास का सदा कारावास का प्रावधान अगर नहीं किया गया होता जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, तो धारा 65 आईपीसी का नियम लागू हो जाता और धारा 30 सीआरपीसी चलती है यहाँ पे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे कारावास की अवधि क्या होगी, और वहां कारावास की अवधि बताई गई है। तो जुर्माना ऐसे अपराध जो कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, तो 65 लागू होगी, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध पे धारा 67 आईपीसी लागू होगी। तो 67 में 200 रुपया वहां कहा गया कि 67 में अधिकतम कारावास 6 मास तक हो सकेगा। ठीक है, अधिकतम कारावास 6 मास तक हो सकेगा। ये जुर्माने की रकम जो है 200 रुपए से अधिक है। 50 रुपया, 100 रुपया और 200 रुपया जुर्माने की रकम वहां बताई गई है। अगर 200 रुपये से अधिक है तो अधिकतम कारावास 6 माह हो सकेगा, 2 माह, 4 माह, 6 माह, 50 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपये से अधिक। तो अगर धारा 67 से जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे कारावास निर्धारित किया जाता तो 6 महीने का हो जाता, क्योंकि ये 200 रुपया वो 4 महीना हो जाता, सॉरी जो है 6 महीना हो जाता। लेकिन उसको भी यह नियम को इग्नोर किया गया और यहाँ अलग से जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे कारावास लिखा गया। तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे 1 मास का कारावास। ठीक, अगर धारा 67 से डिसाइड होता तो 6 महीने का कारावास हो जाता। दूसरा, इसको अपील योग्य बना दिया गया, इसको अपील योग्य भी बना दिया गया। अगला स्टेप क्या है कि वो न्यायालय जिसकी अवमानना हुई है वो हाई कोर्ट को लिखित आवेदन दे सकता है। हाई कोर्ट को लिखित आवेदन दे सकता है कि मेरी अवमानना हुई, महोदय आप दंडित करिए इसको। तो ऐसे स्थिति में जो लिखित आवेदन देने का प्राधिकार है वो आईपीसी सीआरपीसी खत्म हो जाती है। अब वो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 12 में सजा का प्रावधान किया गया है कि जब इस अधिनियम के तहत लिखित में जो है रिक्वेस्ट किया जाता है हाई कोर्ट से कि मेरी अवमानना हुई है, ठीक है, और इसको दंडित करिए, तो ऐसी स्थिति में अभी अलग बात है, हाई कोर्ट जांच करेगा, उसका केवल कहने से दंडित नहीं करेगा, हाई कोर्ट जांच करेगा, दूसरी पार्टी को सुनवाई का अवसर देगा, उसके बाद ही उस पर जो है एक्शन लेगा। तो सजा कितना दे सकेगा अगर दंडित करेगा तो 6 मास का कारावास या 2000 रुपए का जुर्माना या दोनों। तो आप जरा समझिए, अगर कोई न्यायालय जिसकी अवमानना हुई है वो खुद दंडित ना करके या खुद दंडित करेगा तो 345 में, कंप्लेंट दर्ज कराएगा तो धारा 340 में, ठीक है, जहां 228 के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। और अगर वो हाई कोर्ट को आवेदन कर दिया तो धारा 12 के अनुसार हाई कोर्ट उसे दंडित करेगा दोषी पाए जाने पे, जिसमें वो 6 मास का कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है, या दोनों। यद्यपि ये सारे कारावास सब सिंपल होते हैं, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, या जो है न्यायालय अवमान अधिनियम 1971। तो उच्च न्यायालय से आवेदन करने पे ये फायदा है कि जुर्माने की रकम 1000 रुपया बढ़ जाती है, 1000 से बढ़ के 2000 हो जाती है। बाकी कारावास वही ही दिया गया है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी पावर दी गई। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मामला हाई कोर्ट में अवमानना के लिए जाएगा तो कम से कम 2 जजों के बेंच द्वारा मामला डिसाइड किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 142 में जब मामला जाता है, कोई भी मामला लंबित हो, चाहे वो अवमानना को हो या अन्यथा हो, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर मिला हुआ है कि वो अपने समक्ष लंबित मामले में न्याय करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो सीमाएं हैं 6 महीना और जुर्माने की निश्चित रकम 1000-2000, ये सब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, और फिर जितना उचित समझेगा उतना सजा दे सकता है। बात समझ आ गया? तो ये आर्टिकल 142 है। 215, 136 ये अभिलेख न्यायालय है। 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और 236 हाई सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब ये कि दोनों के जजमेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे और वो न्यायिक रूप में प्रभावी होंगे। साथ ही साथ दोनों ही न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए खुद सजा देने का प्राधिकार मिला हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में किसी को कोई कंफ्यूजन रह जाता है, कोई समस्या में कभी फंस जाता है, नहीं कोई बात समझ में आ रही, तो मैं ऑलरेडी नंबर दे रखा हूँ, आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जानकारी ले सकते हैं।